हम कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 3 इंपॉर्टेंट वेस्टर्न फीमेल राइटर्स की कंपैरेटिव स्टडी के बारे में, जिसके अंदर हम इनकी बायोग्राफी और इनके जो रिस्पेक्टिव वर्क्स हम पढ़ रहे थे उनके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और किस तरह इनकी जो राइटिंग के जो थीम्स हैं, मीन्स के वो फेमिनिज्म पे ही तीनों राइटर्स बात करती हैं, लेकिन किस पर्सपेक्टिव्स के सोसाइटी के कौन से एस्पेक्ट को हाईलाइट करते हुए वो इनकी बात करती है, तो हम उनको भी एक ब्रीफली तौर पे एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट राइटर वी हैव इज़ मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट। इनका जो टाइम स्पैन है वो 18th सेंचुरी का है, मीन्स वो एज ऑफ रीज़न एंड इनलाइटनमेंट से बिलोंग करती थी और ये 1759 को हैक्सटन लंदन इंग्लैंड में पैदा हुई हैं और 1797 को इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, ये एक इंग्लिश राइटर थी और आपने ये याद रखना है कि इनकी जो डेथ की कोज थी बेसिकली चाइल्ड बर्थ थी। मैरी शैले इनकी डॉटर की बर्थ हुई थी जब इनकी डेथ हो गई। और इम्पोर्टेंट पॉइंट और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ये होता है, अक्सर पूछा जाता है कि जो मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट वो कौन सा वर्क लिख रही थी व्हेन शी वाज गोइंग टू हैव अ बेबी, तो वो था द वुमन ऑफ द रॉन्ग्स ऑफ वुमन। ठीक है, इस वर्क को वो लिख रही थी जो इनकी डेथ के बाद इनके हस्बैंड विलियम गॉडविन ने पोस्टह्यूमसली पब्लिश करवाया था। और मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट ही वो राइटर हैं जिनकी राइटिंग्स के अंदर हमें फाउंडेशन ऑफ फेमिनिज्म देखने को मिलता है और इनका जो स्टाइल है बहुत ही रेडिकल स्टाइल है, मीन्स बहुत ही रेवोल्यूशन बेस्ड इनका स्टाइल है। और अगर आप इसके टेक्स्ट, इनके कुछ वर्क्स के टेक्स्ट पढ़ो तो वो अपने वर्क्स के स्टार्ट्स के ही कुछ रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ या टर्म्स को ही यूज़ कर लेती हैं। और इनका जो हमने वर्क पढ़ा है दैट इज़ अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन दैट वाज पब्लिश्ड इन 1792। डू नॉट कंफ्यूज इन दिस पॉइंट। इन्होंने बेसिकली 2 वर्क लिखे थे। पहला वर्क था 1790 में विद द नेम ऑफ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, एंड देन अगेन इन्होंने 1792 में लिखा था आ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। ठीक है, अब ये जो हमारे हम पढ़ रहे हैं वो है आ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जिसके अंदर ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है कि ये जो राइटर ने ये जो वर्क है ना, बेसिकली इस वर्क के अंदर इन्होंने रिस्पॉन्स किया है चार्ल्स मॉरिस को। चार्ल्स मॉरिस एक फ्रेंच पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने फ्रेंच नेशनल असेंबली में एक रिपोर्ट पेश की थी रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ मैन एंड वुमेन। ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने बात की थी कि एजुकेशन मैन के लिए ज़रूरी है लेकिन फीमेल के लिए जो डोमेस्टिक एजुकेशन है वो ज़रूरी है। उन्हीं को रिस्पॉन्स करने के लिए बेसिकली इन्होंने ये वर्क लिखा है। तो इसके अलावा ये जो है इस वर्क के अंदर उनका जो मेन कंसर्न है वो रूसो, जो जॉन जैकबस रूसो हैं, उनके जो आइडियाज़ है रिलेटेड टू द वुमेन उसको वो हाईलाइट करती है, उनके क्रिटिसाइज भी करती है, इवन की क्रिटिक भी करती हैं। ठीक है, इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे राइटर्स की बात की है, अरिस्टोटल की बात की है, बर्क की बात की है, लेकिन जो मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर में इस वर्क में देखने को मिलते हैं वो रूसो हैं। ठीक है, और इसके अलावा इस विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जैसे कि आपको पता है कि वो फीमेल राइट्स की बात करती है, लेकिन इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि जो मेन कंसर्न है ना उसका इस कोटेशन के अंदर है, यानी ये करक्स मैंने लिखा है। वो कहती है आई डू नॉट विश वुमेन टू हैव पावर ओवर मैन बट ओवर देमसेल्फ। मीन्स कि फीमेल के पास पावर होनी चाहिए, वो ये नहीं कहते कि ओ मैन पे भी हो, बल्कि अपने पास मुकम्मल राइट्स होने चाहिए। द नेक्स्ट फीमेल राइटर वी हैव इज सिमन द बुवेर। 1908 में पैदा हुई, 1986 में इनकी डेथ हो गई। ये एक फ्रेंच एग्जिस्टेंशलिस्ट थी जिनकी सार्टर के साथ इनकी रिलेशनशिप में वो रह चुकी हैं फॉर 51 ईयर्स। ठीक है, जॉन पॉल सार्टर के साथ। और इसी के अलावा जॉन पॉल सार्टर की एग्जिस्टेंशलिस्ट थ्योरी से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड भी थी और ये एथिस्ट है, मीन्स कि ये ना पहले डिवोटेड कैथोलिकली थी, लेकिन अगेन हम देखते हैं कि इनकी जो लाइफ के अंदर इन्होंने डीप जाके हर चीज़ को जब देखा तो वो एथिस्ट बन गई थी। ठीक है, और इनका जो वर्क फर्स्ट वर्क है दैट वाज पब्लिश्ड इन 1943 विद द नेम ऑफ शी केम टू स्टे। चूँकि ये एक फ्रेंच राइटर थी तो इन्होंने जो अपने वर्क्स बेसिकली फ्रेंच लैंग्वेज में ही लिखे थे एंड लेटर ऑन हर वर्क वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, और जो अब हम वर्क इनका पढ़ें दैट इज़ द सेकंड सेक्स दैट वाज पब्लिश इन 1949 के अंदर। इस सेकंड सेक्स को इंस्पायरेशन जो बेसिकली इन्होंने ली थी बेटी फ्रीडन, जो एक फेमिनिस्ट थी, उनका वर्क था द फेमिनिन मिस्टेक, वहाँ से इंस्पायर होकर इन्होंने अपना ये वर्क लिखा था। इस वर्क के बेसिकली 2 पार्ट है। द नेम ऑफ द फर्स्ट, बेसिकली 2 वॉल्यूम थे। पहले वॉल्यूम का नाम था फैक्ट्स एंड मिथ और दूसरे का नाम था लिव्ड एक्सपीरियंस। और जिस तरह लाइक मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट की तरह ये भी अपने वर्क के अंदर एरिस्टोटल, हीगल और थॉमसन के जो फीमेल के आइडियाज़ हैं उनकी बात करती है। उन्होंने जो भी बात की उनको क्रिटिसाइज़ करती है और एट द सेम टाइम वो बताती है कि जो इन्होंने बात की है फीमेल इस तरह नहीं है, फीमेल को इक्वालिटी मिलनी चाहिए। और यहाँ पे इनका एक सेकंड सेक्स से मुराद है फीमेल वुमन जिनका रोल इन सोसाइटी बहुत ज़्यादा पैसिव है, तो इसी की वो बात करेंगी। और जो हमारा चैप्टर, जैसे मैं आपको प्रीवियसली डिस्कस
डिस्कस कर चुकी हूँ, सेक्सुअलिटी, जिसके अंदर वो फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जेंडर रोल्स की बात करती है। और इस पूरे वर्क का जो क्रक्स है बेसिकली इस कोट के अंदर मैं लिख दिया, ये कोट यहाँ पे मैंने लिख दिया, दैट इज वन इज नॉट वन बट रादर बिकम अ वुमन। ठीक है, ये जो कोट है दैट इज रियली वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर ये जो पूरा द सेकंड सेक्स का क्रक्स हमें देखने को मिलता है। एक वुमन होती नहीं लेकिन वुमन बना दी जाती है, सोसाइटी की कंस्ट्रक्शन उसे बना देती है, कल्चरल इन्वेंट कर देता है। जो जेंडर होते हैं वो इसके बारे में वो बात करती है कि जो सेक्सुअलिटी है ना, किस तरीके से हमारे साथ इन्फीरियोरिटी रिलेट कर दी जाती है, जो बाय बर्थ नहीं होती लेकिन बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी होती है। ठीक है, थर्ड एंड द लास्ट वन वी हैव दैट इज वर्जीनिया वुल्फ। इनका पूरा नाम था एडिला वर्जीनिया स्टीफन। ठीक है, 1882 में ये पैदा हुई हैं और 1941 में इनकी डेथ हो गई। ये भी एक इंग्लिश राइटर थी और रिवर ओस में बेसिकली इन्होंने ना ये ड्रोन हो गई थी, खुद ही बेसिकली इन्होंने सुसाइड की थी। लाइक इन्होंने अपनी बैली के साथ स्टोन्स को बांध के और रिवर ओस में वो ड्रोन हो गई थी। ठीक है, डूब गई थी, तो इस तरह इनकी डेथ हुई थी। और होगार्थ, इनकी शादी हुई थी बेसिकली लियोनार्ड वुल्फ के साथ, जो एक ज्यू थे। और जैसे अगर हम इनका टाइम स्पेन देखो, 1941 के अंदर इन्होंने सुसाइड की, तो उस वक्त नाजिज्म आ गया था, जिसकी वजह से लियोनार्ड, चूंकि इसके हस्बैंड ज्यू थे, जिनकी वजह से इन्हें ना कुछ बहुत सारे चीज़ों फियर वगैरह फेस करना पड़ा। और इवन इनकी जो लाइफ की खुद की जो डिफ़िकल्टीज़ थी वो भी बहुत ज़्यादा थे। मीन्स कि इनके फादर की डेथ हो गई, इनकी मदर की डेथ हो गई, मेंटली तौर पे अनस्टेबल रही थी, इसलिए इन्होंने सुसाइड कर ली। ठीक है, इसके अलावा जब वो लियोनार्ड से इनकी शादी हुई है तो इन्होंने होगार्थ प्रेस के नाम से एक प्रिंटिंग प्रेस बनाया था, जिसके अंदर ब्लूम्सबरी ग्रुप के बहुत सारे मेंबर वहाँ पे काम करते थे, वहाँ पे इंक्लूडेड थे। और एट द सेम टाइम वर्जीनिया वुल्फ वाज आल्सो द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। ठीक है, वर्जीनिया वुल्फ का स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक बहुत ज़्यादा फेमस है, आपने उसे याद रखना है। और द वॉयज आउट इनका बहुत इंपॉर्टेंट एंड द फेमस वर्क है। एंड देन अ रूम ऑफ वंस ओन 1929 के अंदर पब्लिश करवाया गया था। बेसिकली ये जो वर्क है लेक्चर्स की फॉर्म में था, जो इन्होंने दिए थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेजेस में। ठीक है, न्यूहम एंड ग्रिटन कॉलेज के अंदर बेसिकली इन्होंने लेक्चर डिलीवर किए थे विद द टाइटल वुमेन एंड फिक्शन, और उन्हीं को इन्होंने रूम ऑफ वंस ओन के फॉर्म के अंदर कंपाइल करके मीन्स के उसे लिख दिया था। ठीक है, और इस तरह इस वर्क के 6 चैप्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। और इस वर्क के अंदर बेसिक क्रक्स इसका यही है कि इंटेलेक्चुअल और पर्सनल फ्रीडम की बात करती हैं वो। रूम ऑफ वंस ओन रूम बेसिकली रेफर करते हैं एक फ्रीडम को, और इसके अलावा इंटेलेक्चुअल फ्रीडम ऑफ अ वुमेन इसकी बात करते हैं कि एक तो इसके डबल मीनिंग है कि एक फीमेल के पास इंटेलेक्चुअल फ्रीडम भी होनी चाहिए, दूसरे नंबर पे उसके पास मनी एंड अपना रूम भी होना चाहिए जहाँ पे वो फ्रीली बैठ के राइट कर सके। ठीक है, और इसके अलावा इस वर्क के अंदर लाइक अदर 2 राइटर्स वो बात करती है जूडिथ शेक्सपियर के बारे में, जेन ऑस्टन के बारे में, जॉर्ज इलियट के बारे में, मैरी कार्मिकल के बारे में। इन सारी राइटर्स की बात करती है और इनकी उसकी बात करती हैं किस तरह इन्होंने अपनी राइटिंग्स के अंदर लिखा, इन्होंने अपनी राइटिंग को किस तरह कंपोज किया एंड सो ऑन। और अगर इनकी इस वर्क का क्रक्स को देखा तो ये जो कोटेशन यहाँ पे मैंने लिखी है, अ वुमन मस्ट हैव मनी एंड रूम ऑफ हर ओन इफ़ शी इज़ टू राइट फिक्शन। ठीक है, सो हम देखते हैं कि जो तीनों राइटर्स हैं ये तीनों बेसिकली बात करते हैं फीमेल राइटर्स के बारे में। जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ये एक इंग्लिश राइटर और वर्जीनिया वुल्फ भी, जबकि जब समाइंदी बुवा हैं वो फ्रेंच राइटर हैं। ठीक है, अब इनके जो वर्क्स के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो तीनों ने फेमिनिज्म के बारे में बात की, अगर आपको अगर नोट आपने थोड़ा सा अटेंटिव होकर सुनी है लेक्चर को, तो आपको यहाँ से इनकी इन कोटेशन से समझ आ गई होगी। ठीक है, मीन्स कि ये जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट है ये बात करती हैं इंसान फीमेल की एम्पावरमेंट के बारे में, रूसो के लेके चलती हैं। मीन्स के रूसो के कुछ आइडियाज़ को लेती हैं और बाकी राइटर्स को भी लेती हैं, लेकिन रूसो प्रोमिनेंट है और ये जेंडर इक्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट वगैरह इन सब की बात करती है। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास सिमोन दे beauvoir का मेन कंसर्न है फेमिनिज्म को डिफाइन करने का, वो है सेक्सुअलिटी बेस्ड। ठीक है, फीमेल को इन्फीरियोरिटी दिखाना। ठीक है, इस तरह बनाना है और फीमेल की जो सोसाइटी की कंस्ट्रक्शन है उस पर बात करेंगी। और इन कंट्रास्ट ऑफ दीज 2 राइटर्स जो वर्जीनिया वुल्फ है बेसिकली वो लिबर्टी की बात करती हैं, किसकी, एक रूम की, मनी की और फ्रीडम की, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम की बात करती हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो लेक्चर। इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज हिट द बेल आइकॉन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ल्ड लिटरेचर की कंपैरेटिव स्टडी को करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे हमने 3 वेस्टर्न राइटर्स को देखा है, नॉन वेस्टर्न राइटर्स भी हमारे पास मौजूद है 2, उनको भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करेंगे। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।